अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की जो है उसको शुरू कर रहे हैं। उसके लेक्चर्स को स्टार्ट है आज। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर चैप्टर्स आपके पास कितने हैं। सबसे पहले आपके पास मेजरमेंट चैप्टर है, उसके अंदर आपके पास 11 चैप्टर्स हैं और लास्ट चैप्टर है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये पंजाब सर्कुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड है। और सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। ये वही चैप्टर है जो चैप्टर नंबर क्लास नाइन्थ के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के नाम से है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो नाइन्थ के अंदर आप लोगों ने पढ़ी हैं। वही सबसे पहले डेफिनेशन है कि सिंगल डिसिप्लिन साइंस सबसे पहले उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया है। जब इंसान ने स्टार्ट किया ऑब्ज़र्व करना तो सब चीज़ों को वो नेचुरल फ़िलासफ़ी कहता था। फिर उसके बाद जब एडवांसमेंट हुई तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि आप इसको मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल इसके बना दें, पार्ट्स बना दें। पहले साइंस की डेफिनेशन हुई और उसके बाद फिर फिज़िक्स आ गई, बायोलॉजी आ गई, केमिस्ट्री आ गई। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। फिज़िक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ फिजिकल साइंसेज बिसाइड्स इट्स अदर प्रिंसिपल्स सच एज केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी। फिजिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड एम्फेसिस द एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये सिर्फ इसकी डिटेल बताई हुई है कि क्यों ज़रूरी है। एरियाज़ ऑफ फिजिक्स हैं आपके पास, मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें से बहुत सारी डेफिनेशन आपने नाइन्थ क्लास के अंदर याद की होंगी और यहाँ पे आप उनके नाम देख लीजिएगा। और इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ हैं एस्ट्रोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी क्या है कि फ़िज़िक्स का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या ताल्लुक है। जैसे बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है, बायोफिज़िक्स के ज़रिए से पता चलता है। केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, केमिकल फिज़िक्स के साथ पता चलता है। इंजीनियरिंग के साथ इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, जियो फिज़िक्स, इस तरह बहुत सारी हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। 3 मेन फ्रंटियर्स हैं जी साइंस के। पहला है सबसे बहुत बड़े बड़े जो हैं चीज़ें, यूनिवर्स है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है छोटी चीज़ों के बारे में, उसको कहते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और तीसरा फ्रंटियर है कम्प्लेक्स मैटर का, जिसमें आपके पास मिडल साइज्ड थिंग्स आती हैं, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम एंड द अर्थ एट द अदर, एंड दिस इज़ ऑल फंडामेंटल फिजिक्स विच इज़ द हार्ट ऑफ द साइंस। यही फंडामेंटल फिजिक्स है जो इस पर डील करती है और जो इसको हार्ट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फिजिक्स की डेफिनेशन वही जो आपने नाइन्थ में पढ़ी थी। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। तो अब आपके पास हाँ जी, 19वीं सदी में मैनी फिजिसिस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड। जिस तरह हर दफ़ा हर टाइम होता है कि जो मौजूदा लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हमने सब कुछ डिस्कवर कर लिया, लेकिन कोई ना कोई ऐसा साइंसदान होता है जो नई चीज़ डिस्कवर कर लेता है और उसके बाद सारी की सारी रेस लग जाती है नई चीज़ें ढूंढने की। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, इंजीनियरिंग में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपके पास फिजिक्स काम करती है। जैसे यहाँ पे सामने उसने बताया हुआ कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ मेटलॉइड सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी। हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर इसका सारी बुक ही तकरीबन इसी चीज़ पे है। तो ये फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाथ है। तो जो पहला टॉपिक था आपका नाइन्थ की क्लास में, वही फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो वो होती हैं ऑफ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, लेकिन आपको नाइन्थ क्लास में उसकी डेफिनेशन पढ़ी है। फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड एज दी दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो बड़ी टाइप्स हैं। कौन सी? एक बेस क्वांटिटीज़ हैं जो बुनियादी मिकदारें हैं वो 7 हैं, और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और वो 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मिक्स करने से वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। यहाँ पे physical quantities are often divided into two categories: base and derived quantities. Derived quantities are those whose definitions are based on other physical quantities, velocity, acceleration, and force, etc. Or base quantities are not defined in terms of other physical quantities. The base quantities are the minimum number of those physical quantities in terms of other physical quantities can be defined, और ये 7 होती हैं आम तौर पे। और यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इन्होंने डिफ़ाइन किया था। ये 1960 में इंटरनेशनल कमेटी एग्री किया था कि आपके पास जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक मुल्क जो है वो मीटर्स के अंदर काम कर रहा है, दूसरा इंचज़ के अंदर काम कर रहा है, तीसरा जो है वो यार्ड्स के अंदर काम कर रहा है। तो ये जो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब हम एक दूसरे के साथ अपनी
क्या से कहते हैं, जो फाइंडिंग्स है उसको शेयर करेंगे, तो वो उसका समझना शुरू में मुश्किल होगा और गलती का चांस ज़्यादा है। इस वजह से उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल किया कि कोई भी अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहता है, कोई दो मुल्क आपस में मिलकर या कोई दो साइंटिस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में मिलकर काम करना चाहते हैं, तो वो इस सिस्टम इंटरनेशनल के ज़रिए से के थ्रू उनको पता होगा कि वो भी मीटर्स में मेजर कर रहा है, मैंने भी मीटर्स में करना है। वो केजी में मैस मेजर कर रहा है, तो मैंने भी केजी में मैस मेजर करना है। तो आपके जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उसको बेस यूनिट का नाम दिया जाता है, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके डिराइव्ड यूनिट्स। और दो इसमें एक नई चीज़ आ जाती है सप्लीमेंट्री यूनिट, जो कि नाइन्थ क्लास में नहीं थी, क्योंकि ये नाइन्थ क्लास की एडवांस शक्ल है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने नाइन्थ क्लास में या टेंथ में नहीं पढ़ी होंगी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेस यूनिट्स वो हैं जो 7 हैं, जो मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के होते हैं। ये आपके पास उसका लेंथ है मीटर, एम है मैस, केजी किलोग्राम, टाइम सेकंड है, उसका एस सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर है, ए है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है नाइन्थ में तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गई होंगी। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो उस जब वो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने ना इनको बेस में डाला था और ना इनको डिराइव्ड में डाला था, और उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और इसमें दो यूनिट हैं जो प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ के लिए काम करते हैं, और प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल क्या होता है, रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल स्टी रेडियन होता है। प्लेन एंगल अगर आपके पास सिंपल सर्कल है, 2D सर्कल है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे रेडियंस में। लेकिन अगर आपके पास कोई बॉल टाइप चीज़ आ जाती है, उसके बाद इस तरह करके कोई आपके पास उसका कोई फुटबॉल है, उसका एक पार्ट ले लो, उसका जो एंगल बनेगा वो 3D एंगल होगा, तो उसको हम 1 रेडियन कहेंगे, 1 SR के साथ लिखेंगे। ये जैसे यहाँ पे फिगर भी उसने बनाई हुई है, मैंने यहाँ भी बना दी। तो रेडियन की डेफिनेशन है, द रेडियन इज द प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। अगर ये लेंथ और ये बराबर हो तो 1 रेडियन एंगल होता है। या आप लोग नाइन्थ और टेंथ के मैथ में भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी आपने पढ़ लिया स्टी रेडियन की ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। बेस यूनिट्स भी बता मुझे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स उसकी स्टी रेडियन इज सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल है, क्योंकि आपको 2D में नहीं आ रहा था, 3D में भी आ जाते हो आपको मतलब चीज़ आपकी उसका वॉल्यूम है, इस वजह से। तो subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the surface of the radius square of the radius of the sphere। ये रेडियस है उसका स्केयर ले लें तो वो एरिया जो है वो इसके स्केयर के बराबर होता है, तो उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हीं बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को मिल के आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स बनते हैं। उसमें कुछ की मिसालें दी हुई हैं, फोर्स, न्यूटन, वर्क, जूल, आपने सारे के सारे अपने नाइन्थ और टेंथ के अंदर पढ़े हुए हैं। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच इज एम्प्लॉयज पावर ऑफ 10। द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन-ज़ीरो डिजिट लेफ्ट टू ऑफ द डेसिमल। ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। इसमें आपकी 10 की पावर इस्तेमाल होती है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास सिर्फ एक नॉन-ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे ये नंबर है 13.7, 134.7 है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो मैं इसके पॉइंट को इधर 2 पॉइंट मूव करूँगा, 1.347 इंटू 10⁻+2। अब ये जो मैंने +2 क्यों किया, किसी भी नंबर में अगर हम जाएंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को लेके जाएंगे, तो आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आपके जो 10 की पावर है उसके अंदर पॉजिटिव इंक्रीज़ होगा, और अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपके 10 की पावर के अंदर नेगेटिव नंबर का इंक्रीज़ होगा। जितने नंबर आप मूव करोगे उतना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1.347 इंटू 10 की पावर -+2 है। अब यहाँ पे 0.0023 है, 0.0023। मैंने इसको साइंटिफिक में लेके जाना, मैं इसको इधर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मूव करूँगा, दैट मीन्स 2.3 इंटू 10 पावर 1 2 3। तो 2.3 इंटू 10 की पावर -3 होगा, क्योंकि हम 3 पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में हम वैल्यू लेंगे 10 की पावर। 2.3 10 पर -3 आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई। अच्छा, कन्वेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं किसी भी यूनिट को इंडिकेट करने के, वो इसमें थोड़ी सी उसकी डिटेल दी गई है। फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर।
जैसे न्यूटन के लिए हम कैपिटल एन लिखते हैं सिंबल, लेकिन जब उसका फुल नेम लिखेंगे तो एन स्मॉल के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। इवन अगर उसका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम लिख, जैसे किसी बंदे का नाम हो तो उसका वर्ड स्टार्ट वर्ड कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अगर ये यूनिट का नाम जो है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर भी है, लेकिन अगर उसको आप पूरा नाम लिख रहे हो तो एन आप स्मॉल ही लिखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे। उसके बाद सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज न्यूटन फॉर एन फॉर न्यूटन। अगर आपने सिंगल लेटर लिखना है तो वहाँ पे आपको कैपिटल लिखने की परमिशन है। प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। प्रीफिक्स जो होती हैं जो 10 kg में, जैसे ये आपके पास प्रीफिक्सेस हैं, तो 10 की पावर जब मैं आप कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर की जगह पे आप ये प्रीफिक्सेस लिख सकते हो। आपने 9th क्लास के अंदर याद किए, यहाँ पे आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रीफिक्स जो है वो किसी भी यूनिट में विदाउट एनी स्पेस लिखी होनी चाहिए। तो 10⁻³ की जगह पे हम मिली लिखेंगे तो मिलीमीटर, एम बिल्कुल साथ साथ जोड़ के उसने लिखा हुआ तो हम इसको मिलीमीटर लिख देंगे। स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस आर गिवन इन टेबल 1.4। टेबल में देख लें। कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। ये गलती लोग करते हैं यहाँ पे, अगर न्यूटन मीटर किसी का यूनिट है तो मैं मेरे समेत बहुत सारे लोग इसको एन एम साथ साथ लिख देते हैं, जो कि अगर इसके रूल्स को देखा जाए तो वो गलत है। यहाँ पे हमने न्यूटन और मीटर के दरमियान एक स्पेस, एक जगह एक लेटर की स्पेस छोड़नी है और फिर हम उन्हें उसका लिखना है कि ये न्यूटन मीटर है। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। एक प्रीफिक्स लिखी जाएगी, दो प्रीफिक्स नहीं लिखी। जैसे 10⁻12 है, उसको मैं 10⁻, अगर 10⁻12 है यहाँ पे मेरे पास एफ़ के जगह पे, तो मैं इसको 10⁻6 और 10⁻6 नहीं कर सकता। 10⁻12 पीको होता है, पीको फैरड होगा, और जो 10⁻6 10⁻6 तो ये माइक्रो फैरड होगा। तो जो ये मैं नहीं लिख सकता, ये गलत है, इसकी परमिशन नहीं है। हम इसको मिक्स करके एक ही लिखेंगे। A number such that 5.0 and 10⁻4 सेंटीमीटर में बी एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अब ये 10⁻4 भी है और एक साथ प्रीफिक्स भी है सेंटी। सेंटी क्या था? 10⁻²। इसकी जगह पे मैं 10⁻4 है तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा, अब ये देखें आपके पास उसने कहा कि हम 5.0 इंटू 10⁻4 को सेंटीमीटर को हम कर लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻2। ये कैसे किया है उसने? सेंटी की जगह पे उसने उसके प्रीफिक्स लिख दिया। फॉर एग्जांपल 5.0 इंटू 10⁻4 था, सेंटी की जगह पे क्या होता है? 10⁻2 मीटर्स। अब 10 और 10 दोनों सेम मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 5.0 इंटू 10⁻4 +-2 मीटर, तो आपके पास आ जाएगा 5.0 इंटू 10⁻4 +-4 2 आ जाएगा 2 मीटर। तो ये आपके पास 5.0 इंटू 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। When a multiple of base unit is raised to the power applies to the whole multiple and not to the base unit alone। जैसे यहाँ पे उसने मिसाल दी है 5 kg है, तो मैं इसका अगर स्केयर लेता हूँ तो 5 इधर भी स्केयर होगा और केजी के ऊपर भी जो किलो है ये प्रीफिक्स है, इसके ऊपर भी स्केयर होगा और ग्राम के ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या होगा? 25 और किलो की जगह पे क्या हो जाएगा? किलो 10⁻3 थी, उसका स्केयर लिया तो क्या हो गया? 25 इंटू 10⁻6। ब्रैकेट में जब पावर ब्रैकेट से बाहर अंदर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, तो 25 इंटू 10⁻6 ग्राम, ये आपके पास स्केयर, ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, मेजरमेंट इन मिलीमीटर एंड मास ऑफ कैलोरीमीटर इन ग्राम्स बट बिफोर कैलकुलेशन। अच्छा, जो आपके पास यूनिट आसानी से मिल जाए उसको आपने कन्वर्ट उसमें नोट कर लेना है, सेंटीमीटर में, ग्राम में, किसी में भी। लेकिन जब आप उसको कैलकुलेशन करने लगो तो उसको हमेशा SI बेस यूनिट्स के अंदर उसकी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि जो मल्टीपल यूनिट्स हैं वो
आपस में कंट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स जो हैं उनकी कैलकुलेशन के साथ सारे आंसर जो सारे स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन किए जाते हैं वो एसआई बेस यूनिट्स के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। एरर, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा है, पेज नंबर 6 तक। और अल्लाह आपका भला फरमाए और अल्लाह आपको हर तरह से कामयाबियाँ अता फरमाए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।